सम दोषः समदग्निश्च सम धातु मल क्रिया आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यमिधीयते। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहे और अस्वस्थ व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाए, ये गुण है भारतीय आयुर्वेद में। और आयुर्वेद जगत इसी त्रिदोष की शक्ति के आधार पर, जो पंच महाभूत के आधार पर बना है, वात, पित्त और कफ, इन तीनों में जो पंच महाभूत का जो ज्ञान संदर्भित है, जो संकलित है, जिससे त्रिदोष बना। और उस त्रिदोष में सबसे बड़ी चीज है वही जीवन शक्ति है। और आयुर्वेद को बहुत प्रगति होना चाहिए था, वो प्रगति न होने का कारण अंग्रेजी सत्ता थी। हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। लेकिन गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी के संगम तट पर 20वीं सदी का जब पहला कुंभ लगा, यानी 1906 में, तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ब्राह्मणों की धर्म संसद उस कुंभ नगरी में, यानी संगम किनारे त्रिवेणी तट पर आयोजित किया, जिसमें देश के अनेक मूर्धन्य विद्वान उसमें शामिल हुए थे। उन्हीं मूर्धन्य विद्वानों में नागपुर, नासिक से चल करके शंकरदाजी पदे शास्त्री भी पहुंचे और उन्होंने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ मिलकर के आयुर्वेद के विकास के, आयुर्वेद की किसी न किसी तरह जागृति अभियान छेड़ने के लिए उन्होंने वहीं पर संगम किनारे संकल्प लिया। बाद में समय बदला और 1907 में नासिक त्र्यंबकेश्वर में शंकरदाजी पदे शास्त्री ने गोदावरी नदी तट पर बैठ करके उन्होंने पहला आयुर्वेद का महासम्मेलन आयोजित किया, जिसमें देश के मूर्धन्य विद्वान शामिल हुए। उसमें कुंवर सरजू प्रसाद नारायण सिंह जी बहादुर भी आए, जो प्रयाग के रहने वाले थे, और उन्होंने उनको ही अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का पहला अध्यक्ष बनाया। और अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की जो यात्रा आरंभ हुई, आयुर्वेद जगत के लोग उसमें जुड़ते गए, एक एक करके। जैसे कहते हैं ना, बढ़ चले कदम दो पग डगमग, बढ़ चले कोटि पग उसी ओर। ये जो कथानक है पूरी तरह सत्य होता गया। आयुर्वेद जगत के लोग जुड़ते गए और विद्वानों का एक के बाद एक अनेकानेक सम्मेलन होते गए। 1921 में जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी, तो उसके बाद वहां पर भी आयुर्वेद का एक विभाग खोलने का निर्णय किया गया। और उसमें आयुर्वेद के विभाग का जो पहला अध्यक्ष बनाया गया, आयुर्वेद की विभाग को देखने के लिए यादव टिकमजी शास्त्री को उन्होंने पहला अध्यक्ष बनाया और उनको ही वहां पर प्रमुख बना करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय वो ले गए। वो यात्रा आयुर्वेद की जो आरंभ हुई उस काल में, वो निरंतर आगे बढ़ती रही। और आजादी के बाद भी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय भी उस संस्था से जुड़े और वो संस्था दमदार संस्था इस तरह से बनती चली गई कि अनेकानेक वैद्य राज, वैद्य समाज उसी तरह से जुड़ता रहा और ये प्रगति होती रही। हम वक्त बदलने के साथ साथ आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद भी आयुर्वेद का कोई विकास आगे नहीं हो सका था। ये सब सिमटा हुआ था सिर्फ अपने वैद्य समाज के बीच में। सरकार में कहीं भी कोई ऐसा वक्त नहीं मिला या सरकार ने कहीं कभी नहीं सोचा आज़ादी के बाद भी कि आयुर्वेद जगत के विकास में वो अपनी भूमिका निभा सके। लेकिन राजधानी दिल्ली में पद्म विभूषण वैद्य राज बृहस्पति देव त्रिगुणाकर जी का ऐसा उपक्रम और ऐसा प्रयास, उनके बेटे पद्म भूषण वैद्यराज देवेंद्र त्रिगुणा के साथ मिलकर के ऐसा सिलसिला आरंभ हुआ कि ये जो दमदार संस्था थी ये आगे बढ़ती रही। और इनके अथक प्रयासों से ही अंततः 90 के दशक में एक जब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी का कार्यकाल चल रहा था, तो उस काल में ही एक आयोजन हुआ और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के में एक छोटा सा विभाग खोलने का निर्णय किया गया। और वो छोटा सा विभाग स्वास्थ्य मंत्रालय में एक छोटे से कमरे में शुरू हो गया कि आयुर्वेद का काम भी देखा जाएगा। और वहीं आयुर्वेद के काम चलने लगा। तब AR अंतुले से जो है स्वयं वैद्यराज देवेंद्र त्रिगुणा जी ने अपनी बात रखी थी और इस तरह से करके इसकी शुरुआत एक तरह से हो गई थी आयुर्वेद की। लेकिन वो यहीं तक सिमट करके नहीं रहा।
त्रिगुणा जी का प्रयास निरंतर चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। राजीव गांधी के बाद जब वो नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री भारत सरकार के बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मिल करके अनेक प्रयास किए। मैं समझता हूँ कि ये 93-94 की बात है। उस समय मिल करके उन्होंने आयुर्वेद के विकास के लिए थोड़ा सा और पूरा एक विभाग की तरह से बनाने की बात उनके सामने रखी कि एक विभाग बनाया जाना चाहिए, और विभाग बन गया। और बनने के बाद एक विभाग पूरा डिपार्टमेंट की तरह से काम करने लगा। ये यात्रा पूरी चलती चलती 1998 तक ही चलते ही रहा। इसमें तमाम चीजें आई। वैद्यराज का प्रयास निरंतर चलता रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उनकी देखरेख में भी उन्होंने ही बड़े काम किए। और उनके सामने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय उसी समय हुआ कि एक तरफ जहां आयुर्वेद के विकास के लिए तमाम धन धान्य से भरपूर उनको बजट की व्यवस्थाएं अच्छी दे दी गई विभाग को, वहीं उसी तरह से दूसरी रूप में ये निर्णय हुआ कि जैसे एम्स की तरह ही एक दूसरा एम्स आयुर्वेद का बनाने का निर्णय किया गया कि इसके लिए जगह तलाशी जाए। और एक ऐसा भारत सरकार का निर्णय हुआ 98 के आसपास कि ये एक आयुर्वेद का संस्थान बना दिया जाए, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है बनाया जाए। तो एम्स की एक नई जो है व्यवस्था को अंजाम देने का काम हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयासों से जगह मिल गई, और सरिता विहार के पास जो आज अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना है, इसका उद्घाटन करने के लिए उस समय के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी को बुलाया गया। वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, और उस जमीन पर जो बहुत बड़े पैमाने पर वो सरिता विहार के करीब जो जगह है, उस जगह पर आयुर्वेद संस्थान स्थापित हुआ, बन करके तैयार हुआ। लेकिन वो काम चलता रहा, प्रगति होती रही। उधर विश्व पटल पर चारों तरफ से वैद्यराज बृहस्पति देव त्रिगुणा जी, महर्षि महेश योगी जी के साथ मिल करके दुनिया भर में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में जुटे रहे। चाहे वो रूस रहा हो, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे जापान रहा हो, चाहे अन्य देशों की बात रही हो, कहीं भी, यहाँ तक कि चीन में भी वो जो है आयुर्वेद के इन ज्ञानियों विद्वानों को लेकर के पहुंचे, और आयुर्वेद का विकास का कार्य चलता रहा। लेकिन अपने देश में वो जगह नहीं मिली थी, तो तमाम उहापोह की स्थितियां बनी रही। और इसमें मैं ये खुल करके कह सकता हूँ, वैद्यराज बृहस्पति देव त्रिगुणा यानी निजामुद्दीन वाले वो वैद्यराज जी जो नाड़ी देखने के लिए विश्व विख्यात रहे, उनके पुत्र वैद्यराज देवेंद्र त्रिगुणा जी जो पद्म भूषण से अलंकृत हैं, उनके प्रयासों से ये प्रगति और प्रगाढ़ रूप में आगे बढ़ी। और जो शताब्दी वर्ष हो गया, यानी 2008 में जब 100 साल पूरे हुए, तो खेल गांव में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें दुनिया के अधिकांश मुल्कों से लोग यहाँ पर पहुंचे। खेल गांव में ही वो आयुर्वेद का महासम्मेलन हुआ, और वही अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन ने ही उसका आयोजन किया, जिसमें पहली बार भारत सरकार का जो विभाग था, जो आयुर्वेद का विभाग था, वो उस आयुर्वेद के विभाग द्वारा ये आयोजित हुआ था। उसमें स्वयं राष्ट्रपति जी पहुंची थी, तत्कालीन राष्ट्रपति जी पहुंची, और उन्होंने उस आयुर्वेद महासम्मेलन को बड़े पैमाने पर विश्व स्तर पर पहुंचाने का एक निर्णय किया। और उसी समय की ये बात है, उसमें महर्षि महेश योगी संस्थान के लोग भी जुड़े रहे, मिस्टर आनंद श्रीवास्तव भी जुड़े रहे, जो उसके चेयरमैन हैं महर्षि आयुर्वेद के, और इसके साथ ही श्री रविशंकर जी भी आए उस कार्यक्रम में। और यही नहीं, अनेक विभूतियां उसमें शामिल हुई, और बाहर के तमाम देशों से अनेक डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स वहां इकट्ठा हुए थे। ये पहली बार 2008 में जब ये खेल गांव में सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में इस तरह का एक जमावड़ा हुआ, जिससे ये बात उभर करके पूरी तरह से बड़े पैमाने पर सामने आ गई। समय चक्र आगे बढ़ता रहा, प्रगति होती रही, और आयुर्वेद का जो विभाग था, वो विभाग अपनी तरह से कार्य करता रहा। जगह जगह विश्वविद्यालय खोलने हैं या आयुर्वेद के पठन पाठन की व्यवस्था की बात हो, तमाम बातें चलती रही। त्रिगुणा जी का प्रयास चलता रहा। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद पुनः जो इनका प्रयास जो आरंभ हुआ वैद्यराज जी का, और प्रधानमंत्री जी के पास जिस तरह से लेकर के गए, तो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। और उस टर्निंग पॉइंट में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आया कि अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन ने विश्व पटल पर आयुर्वेद का महासम्मेलन, विश्व सम्मेलन आयोजित किया था, यही राजधानी के प्रगति मैदान में। उसी प्रगति मैदान में दूसरे की तीसरे दिन की बात है कि तीसरे दिन ही ये घोषणा हुई कि अब भारत सरकार ने
आयुष विभाग जो था, जो आयुर्वेद का विभाग था, उसको पूरा आयुष मंत्रालय के रूप में स्थापित कर दिया और एक स्वतंत्र मंत्री भी बना दिया गया। केंद्रीय मंत्री की देखरेख में ये कार्य हुआ और पहली बार आयुर्वेद जगत को अपना एक विभाग से हट करके एक पूरा मंत्रालय मिल गया और उस मंत्रालय के साथ साथ उसमें कार्य करने के लिए, कार्य पद्धति के लिए सचिव और जॉइंट सेक्रेटरी ये सारे अपॉइंट किए गए, रखे गए। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात बताए, इसी में एक बहुत बड़े विद्वान आयुर्वेद के जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो वाइस चांसलर थे, जामनगर विश्वविद्यालय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है, वहाँ के वाइस चांसलर भी रहे राजेश कोटेचा जी, वैद्यराज राजेश कोटेचा जी, उनको जो है पहली बार भारत सरकार ने सचिव बनाया और सचिव के पद पर उनको आरूढ़ किया और भारत सरकार का जो वो आयुष विभाग या जो था वो आयुष मंत्रालय बन गया और उसको सचिव भी अपने मिल गए। और इस तरह से एक वैद्य समाज की जो दमदार संस्था थी आयुर्वेद जगत की, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन और आयुष मंत्रालय पूरा मिल करके काम आरंभ हो गया और वैद्यराज राजेश कोटेचा जी ने उसकी प्रगति में कई सोपान चढ़ाए और लगातार प्रगति दर प्रगति आगे चल पड़ी। कैसे कैसे काम हुए, इन कामों की एक लंबी फेहरिस्त है। तो सबसे बड़ी चीज तो एक बड़ा काम ये हुआ कि ये आयुष मंत्रालय का एक निर्णय था कि इस निर्णय के तहत भारत सरकार आयुर्वेद जगत की उन महान विभूतियों पर डाक टिकट जारी करे जिन महान विभूतियों ने आयुर्वेद जगत के प्रचार प्रसार में योगदान दिया हो। और यही नहीं, योग, भावातीत ध्यान और आयुर्वेद जगत और प्राकृतिक चिकित्सा और यहाँ तक कि यूनानी चिकित्सा पद्धति को लेकर के भी यानी 12 महापुरुषों को चयन किया गया और 12 महापुरुषों का जो चयन हुआ उन सब के लिए डाक टिकट जारी करने का निर्णय आयुष मंत्रालय ने किया, जिसका उद्घाटन भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से जो विज्ञान भवन है उस विज्ञान में 12 महापुरुषों पर डाक टिकट जारी हुआ। और उसमें प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आयुर्वेद जगत की नींव को की पुष्टि के लिए आयुर्वेद जगत की जो दुनिया ललक भरी दृष्टि से देख रही थी आयुर्वेद की तरफ, उसके प्रचार प्रसार के लिए जो संवाद किए, जो प्रचार किए, जो संवाद सामने रखे, उन प्रयासों में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से खुल करके मुखर हो गया। इन 12 महापुरुषों में शामिल रहे महर्षि महेश योगी जी, वैद्यराज बृहस्पति देव त्रिगुणा जी, यादव टिकम जी शास्त्री जी और शंकर दाजी प्रदेश शास्त्री जी, तमाम विद्वानों के इसमें डाक टिकट जारी हुए थे। ये प्रगति दर प्रगति आगे चलता रहा, लेकिन ये प्रगति यहीं रुकी नहीं, बल्कि इस प्रगति में और भी कई सोपान जुड़े। बीते काल में जब ये जो वो आयुर्वेद संस्थान बन रहा था उसका उद्घाटन भी 2016 में कर दिया गया। 2016 में वो संस्थान बन करके चल पड़ा और दुनिया में सबसे बड़ा और पहला आयुर्वेद संस्थान बना, एम्स की तरह बन करके खड़ा हुआ, जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। और उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। और ये आयुर्वेद जगत की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, इस आयुर्वेद संस्थान के बाद इसकी प्रगति आगे बढ़ी। हालांकि आज अभी इस वक्त अभी बीते दिनों में ही वहां पर जो वैद्यराज के नाम से पूरा ऑडिटोरियम बनाया गया है, वैद्यराज बृहस्पति देव त्रिगुणा स्मृति ऑडिटोरियम की उद्घाटन भी किया गया है अभी बीते दिनों ही। और आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार का योगदान है, आयुष मंत्रालय के प्रयासों को नकारा नहीं जा सकता। आयुष मंत्रालय के प्रयासों से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत में जब आयोजन किया तो उस आयोजन में जामनगर विश्वविद्यालय में जो उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन में वहाँ के महानिदेशक यहाँ शामिल हुए और महानिदेशक वहाँ शामिल होने के साथ साथ वो स्वयं भी इस आयुर्वेद संस्थान को देखने के लिए भी आए। और उसके बाद ही ये निर्णय हुआ कि विश्व की पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी आयुर्वेद जगत के इस ज्ञान को स्वीकार कर लिया और स्वीकार ही नहीं किया, उसे लागू करने के लिए अपने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आयुर्वेद को शामिल कर लिया। लेकिन हम आपको कोरोना काल की कुछ घटनाक्रम को जरूर बता देना चाहते हैं कि कोरोना काल में आयुर्वेद जगत ने कैसे प्रगति की। जब कोरोना चल रहा था, दुनिया दंश से झेल रही थी, मर रही थी, दुनिया के सामने कोई विकल्प नहीं था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमाम विद्वानों को शामिल किया, उसमें बुलाया, उनके सामने बातचीत की। बातचीत में गहन विचार मंथन के बाद वैद्यराज देवेंद्र त्रिगुणा जी को भी उसमें बुलाया गया और ऑनलाइन जुड़ करके देवेंद्र त्रिगुणा जी ने जो सामने रखा, पहली बार उन्होंने काढ़ा बना करके
प्रस्तुत करने का काम किया। काढ़ा बनाया और धूपन सामग्री की बात उन्होंने सामने रखी। काढ़ा प्रचार में लाने के लिए आयुष मंत्रालय उसमें जुड़ गया और रातों रात जो है आयुष मंत्रालय ने काढ़ा बनाया, पूरी दुनिया में काढ़ा पहुंच गया। और उसके बाद धूपन सामग्री भी जलाई गई कि अगर धुआं किया जाता है तो उससे भी इसका जन्म मर जाता है। वो भी काम हुआ, ये बड़ा ही सफल प्रयोग रहा। और यही नहीं, वो जो आयुर्वेद संस्थान राजधानी दिल्ली में सरता विहार के करीब जो बना, उस संस्थान की सबसे बड़ी खूबी एक बात ये भी रही कि उस संस्थान में जितने भी मरीज शामिल हुए, यानी हजारों की संख्या में वहां लोग भर्ती हुए थे और कोई भी मरीज मरने नहीं पाया। सभी स्वस्थ हुए, सभी ठीक हुए, सभी ठीक होकर के निकले। अब कोरोना को बाय बाय किया सभी ने, सभी स्वस्थ हो गए। आज वहां भीड़ लगी रहती है, आज वहां आप जाइए तो आपको समय नहीं मिलता। हजारों की संख्या में लाइन लगती है, लोग आयुर्वेद से इलाज करा रहे हैं। यही नहीं, बाहर के तमाम देशों के लोग वहां आते हैं और बाहर के तमाम देशों के साथ साथ भारत के विभिन्न अंचलों से भी लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो आयुर्वेद के विकास में बीते काल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में आयुष मंत्रालय ने जो प्रगति की है वो अपने आप में बहुत बड़ा एक विशाल स्वरूप खड़ा कर दिया है। आज आयुर्वेद जो कल तक ललक भरी दृष्टि से दुनिया देख रही थी, आज आयुर्वेद दुनिया के सामने पहुंच गया है और दुनिया वालों के बीच में है। आयुर्वेद भारत का ज्ञान, संपदा, समृद्धि और स्वस्थ रहने की सबसे बड़ी स्वास्थ्य पद्धति है आयुर्वेद, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन में स्वीकार भी कर लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामने और यूनाइटेड नेशन के सामने जब पहली बार विश्व में योग दिवस मनाने का जो प्रस्ताव रखा, जिसको स्वीकृति मिली, तो 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाने लगा। और इसने इस बात को चरितार्थ कर दिया कि सारी दुनिया एक साथ मिलकर एक साथ एक दिन योग कर रही है, योग और ध्यान कर रही है, भावातीत ध्यान कर रही है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कर रही है, तमाम ध्यान की पद्धतियों से जुड़ रही है। हमारे महर्षि पतंजलि, महर्षि च्वेन और सुश्रुत की जो ज्ञान है उस परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वो भी आगे बढ़ चला। पतंजलि का योग सूत्र आगे बढ़ चला और इस दौर में जो प्रगति हुई आयुर्वेद की, वो सर्वाधिक होना आरंभ हो गई। ये अगर देखा जाए तो विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने जब योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया तो उसके सामने ही ऐसा जान पड़ता है कि आयुर्वेद की पताका लहराएगी, इसकी भी एक तरह से नींव पड़ गई थी। और इसके साथ ही साथ जब डाक टिकट जारी हुआ और डाक टिकट जारी होने के बाद जब ये योग दिवस मनाया जाने लगा, तब आयुर्वेद पर्व के रूप में इसका सिलसिला आरंभ कर दिया गया। तो पूरी देश में आयुर्वेद पर्व मनाया जाने लगा और धन्वंतरी जयंती के दिन आयुर्वेद पर्व मनाया जाता है। और मजे की बात यह, भारत सरकार ने जो प्रयास आरंभ किए, कोरोना काल में जो प्रगति हुई, कोरोना काल में आयुर्वेद की जो उपलब्धि हुई, उसने तमाम विषयों को विषयांतर न करके उनको जीवन जीने की पद्धति को आगे बढ़ा दिया और दुनिया के तमाम लोगों ने इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया। और आज आलम यह है कि आज आयुर्वेद की प्रगति भारत सरकार के अटूट विश्वास और प्रयासों से जो सिलसिला आरंभ हुआ, आज दुनिया के अधिकांश मुल्कों तक आयुर्वेद का विकास हो रहा है। आयुर्वेद की दवाइयाँ जा रही हैं, औषधियाँ जा रही हैं, इसका प्रचार प्रसार इतना अधिक बढ़ गया है कि आज करोड़ों टन औषधियाँ पूरी दुनिया भर में पहुंचाई जा रही हैं और अरबों रुपए का व्यापार भी इसमें चल पड़ा है। तो ये आयुष मंत्रालय का प्रयास और भारत सरकार के प्रयास के साथ साथ आयुर्वेद जगत का प्रयास, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन में आयुर्वेद प्रगति दर प्रगति चल रहा है और ये यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। यही हमारी सबसे बड़ी जो संकल्प थी वो साधना पूर्ण हुई। आयुर्वेद की विकास की बात यहीं तक सिमट करके नहीं रही। आयुर्वेद का विकास अगर हो रहा है, आयुर्वेद की प्रगति आयुष मंत्रालय के प्रयासों से हो रहा है, तो एक चीज और हुआ है। आयुर्वेद जगत ने, आयुष मंत्रालय ने किसानों में भी ये जागृति पैदा की है कि अधिकाधिक औषधियों का, यानी वनौषधियों का की खेती की जाए और उस खेती से औषधियाँ अधिक से अधिक पैदा हों। तो उन औषधियों का पैदावार भी बढ़ गई है और लगातार किसानों के योगदान से और जनता जनार्दन के मिल करके जो योगदान है, उस योगदान से आयुर्वेद जगत के लिए जिन औषधियों की जरूरत थी वो सारी औषधियाँ भी मिल रही हैं। और इसमें हम एक बात और कह दें कि आयुर्वेद जगत को सबसे ज़्यादा चर्चित करने का काम इसकी किसी और संस्था ने किया, वो तो महर्षि पतंजलि के, पतंजलि योगपीठ जो बना, पतंजलि आश्रम जो बनाया गया, उसमें
स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। स्वामी रामदेव जी ने जहां योग को पूरी दुनिया में पहुंचाने का प्रयास आरंभ किया, वहीं आचार्य बालकृष्ण के प्रयासों से आयुर्वेद जगत की सबसे ज्यादा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में श्रेष्ठ रूप में उभर करके सामने आने की बात आई। वो पतंजलि औषधियां हैं जो मेगा स्टोर में पहुंच कर घर घर पहुंची हैं, और आज भारत का ही घर घर नहीं बल्कि दुनिया के अधिकांश मुल्कों में भी पतंजलि की औषधियां घर घर पहुंच रही हैं। यहाँ तक कि जीवन पद्धति से भी आयुर्वेद जुड़ करके खड़ा हो रहा है, और उसकी खरीदारी, उसको जोड़ने का काम, उसमें जीवन जीने का काम, यानी भोजन के साथ आयुर्वेद को जोड़ करके जिस तरह से प्रस्तुत किया है पतंजलि आयुर्वेद ने, उस प्रयास को बीते काल में जिन बड़ी बड़ी कंपनियों ने प्रयास किए थे वो खुद भी जुड़ गई हैं। और आज आयुर्वेद हमारा गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद जगत भारत सरकार के प्रयासों से, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के प्रयासों से जिस तरह से प्रगति दर प्रगति आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में आयुर्वेद का ही समय होगा और तमाम दूसरी पद्धतियों में आयुर्वेद श्रेष्ठ रहेगा और श्रेष्ठ होकर के खड़ा रहेगा और हमारे जीवन के साथ जुड़ा रहेगा। और हम ये कह सकते हैं कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम च वसुधैव कुटुंबकम।